जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों, ये जो सीरीज़ चल रही है यूपीपीएससी प्री 2023, जो 2023 का प्री होगा उसके लिए, और आरओ 2022 में अगर वैकेंसी आती है, वैसे आएगी नवंबर लास्ट तक या फिर आपको दिसंबर में ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो उसके लिए ये बहुत ही मतलब बेहतरीन सीरीज़ टॉप 20 क्वेश्चंस की मैं सीरीज़ लेकर आया हूँ। 2 पार्ट इसके ऑलरेडी अपलोडेड हैं, ये तीसरा वाला पार्ट है। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे आप, उसमें लिंक दी हुई है, दोनों पार्ट देख लीजिए। बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने इसको व्याख्यायित किया है। साथ में जो जैसे 20 क्वेश्चन तो हैं ही, उसके साथ ही मैं उसमें जो व्याख्या करता हूँ, तो उसमें जो व्याख्या में प्रश्न निकलते हैं उन सबको अगर आप नोट करते जाएंगे तो एक बेहतरीन आपका क्वेश्चन बैंक तैयार होता जाएगा, जो आपको किसी भी परीक्षा के लिए जीएस का, जहाँ पर भी जीएस के प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि जीएस बहुत बड़ा मतलब वास्ट सिलेबस है, मतलब छोटा सा सिलेबस नहीं है, ठीक है। तो वो सब आपका कवर होता जाएगा, यानी कि क्वेश्चन तो इसमें 20 ही हैं, लेकिन आपका जो क्वेश्चन बैंक तैयार होगा वो आपका 50-60 क्वेश्चन एक वीडियो में वो आपका निकल कर सामने आता है। तो जो व्याख्या करता हूँ उसको भी बहुत ध्यान से सुना करिए आप, और नहीं जानते जो चीज़ मैंने एक्स्ट्रा कुछ बताई है और आपको नहीं पता है, वो चीज़ आप नोट कर लीजिए। यही तरीका है नोट्स बनाने का, ठीक है। और जो गलत हो रहा है, आप प्रैक्टिस साथ में मेरा वीडियो पॉज करके आप प्रैक्टिस भी किया करिए कि क्या मैं उस आंसर को मैं दे पा रहा हूँ या नहीं दे पा रहा हूँ, और कमेंट करिएगा, ठीक है। आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आपको वीडियो या जो इस तरीके की पढ़ाई से या एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी वो आप तक पहुंचती रहेगी। इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर मैं पीडीएफ वगैरह शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। तो आप चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले आज धनतेरस है, तो चैनल की तरफ से सभी को, आप सभी छात्र छात्राओं जो भी हैं, छात्र छात्राएँ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े हुए हैं तो भी, और जुड़े हुए हैं तो भी बहुत 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 शुभकामनाएं। धनतेरस में आपकी ये जो आने वाला समय हो, आगे आने वाले जितने भी वर्षों में आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, ठीक है। अच्छे से दिवाली मनाइए, धनतेरस मनाइए, ठीक है। एंजॉय कीजिए आप लोग, ठीक है। और पढ़ाई भी करते रहिए, साथ में स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। चलिए शुरू करते हैं फटाफट विदाउट एनी डिले। देखिए, देश में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? तो नॉर्मली जो है वो कर्नाटक ही है, कर्नाटक ही रहता है कॉफ़ी के उत्पादन में। तो याद रखिएगा, कर्नाटक है, फिर केरल, फिर तमिलनाडु, मतलब ये 1 2 3 ऐसे टाइप से इनकी जो रैंकिंग है वो याद रखिएगा, ठीक है। निम्नांकित में से कौन सी खरीफ की फसल है? खरीफ की फसल, देखिए मैं एक ट्रिक बताऊंगा आपको, जिनको याद है वो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है देखिए खरीफ की फसल कौन सी है वो बता देता हूँ, और रबी की फसल, ठीक है। 3 फसल मेनली बोली जाती हैं, जैसे एक खरीफ की हो गई, एक रबी की हो गई, और एक होती है जायद, ठीक है। जायद इन दोनों के बीच में होती है, यानी कि रबी हो गई और जायद हो गई, फिर खरीफ हो गई, यानी कि ये बीच वाला जो ये रबी जो होता है वो ठंडियों में, और जायद जो है वो बीच में आता है, और ये आपकी खरीफ जो है वो जो मानसूनी सीज़न होता है उसमें लगाई जाती हैं फसलें। तो देखिए, एक बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा, आपको याद रहेगा। मैं अपने हिसाब से ऐसे ही ट्रिक बनाया था तो मुझे याद है। जैसे रबी को ठंडी लगती है ज़्यादा, रबी को सर्दी बहुत अधिक लगती है, यानी कि आप रबी बोल दिया तो रबी में वो सारी फसलें आ जाएंगी जो सर्दियों में लगाई जाती हैं। जैसे सर्दियों में क्या, अभी जैसे सर्दियाँ शुरू हो रही हैं, प्रारंभ हो गई सर्दी, अब धीरे धीरे आ रही है, तो इसमें गेहूँ लगाया जाएगा, चना लगाया जाएगा, मटर लगाई जाएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें लगाई जाएंगी। तो ये क्या है, ये रबी की फसलें हैं, ठीक। इनकी जो कटाई है वो मार्च अप्रैल में जाके होगी इनकी, और उसके बाद फिर जायद की फसलें लगाई जाती हैं। जायद में ये आपके खीरा, ककड़ी और ये दुनिया भर की चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। फिर खरीफ की फसल में आपका जो मानसूनी फसलें हैं, जैसे धान हो गया, ठीक है, मक्का हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। ये क्या है, ये सब खरीफ की फसलें हैं। सरसों भी रबी की है, क्योंकि सरसों भी देखना आप ठंडियों में ही इसी समय लगाई जाती है, सरसों भी बोई जाती है। तो इसमें खरीफ की फसल का मतलब हुआ कि जो आपका मानसूनी सीजन में। तो याद रखिएगा, रबी को सर्दी लगती है, यानी कि जो फसलें सर्दियों में लगाई जाती हैं वो जो है आप अपना रबी के उसमें आएंगी, और खरीफ जो है वो मानसूनी में आएंगी। जायद वाली वो जो गर्मियों में पीक गर्मियों में लगती हैं, खीरा, ककड़ी, खरबूजा, तरबूजा, ये सब जो है जायद की फसलें हैं, ठीक। तो इसमें आंसर होगा चावल। मालप्रभा नहर परियोजना किस राज्य में स्थित है? मालप्रभा नहर परियोजना
ये परियोजना जो है वो मालप्रभा और ये घाट प्रभा, ये आपको अगर याद नहीं है तो मैं याद दिलाता हूँ। मालप्रभा, घाट प्रभा, ये सब सहायक नदियाँ हैं। वैसे तो किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। और उसी के नाम पे या उसी उस पे बनाई गई है, एक नहर निकाली गई है। तो ये बेसिकली कर्नाटक में है, ठीक, याद रखिएगा इस चीज़ को। कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या कितनी होती है, यानी कि कार्यशील आयु की जनसंख्या कितनी मानी जाती है? तो 15 से 59 वर्ष के बीच जो है ये मानी जाती है, याद रखिएगा। ये पूछा गया है कई बार प्रश्न। देखिए प्रश्नों का स्तर ऐसा है कि सरल भी, कुछ प्रश्न सरल भी हैं, कठिन भी हैं। तो आप उसको ये मान के चलिए, देखिए आपने अगर पढ़ा है चीज़ों को, आप रिवाइज कर रहे हैं उस चीज़ों को, तो आपको ये प्रश्न सरल लगेंगे। लेकिन अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तो ये प्रश्न, यही प्रश्न आपको कठिन लगेंगे, ठीक है। तो ये आप, कुछ प्रश्न सरल भी आएंगे और कठिन भी आएंगे। आगे आगे आने वाले जो आगे इसमें प्रश्न आएंगे उनमें कठिन प्रश्न भी हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, सारे तरीकों के जो प्रश्न हैं वो आपको मिलेंगे इसमें देखने को, ठीक है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 10 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन जो है प्रदान किया है? तो अभी ये, खैर ये न्यूज़ पुरानी है, 2021, ये मतलब पुराना है, 1-1.5 साल पुराना हुआ है। तो बांग्लादेश को दिया था इन्होंने, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को, बांग्लादेश को दिया था ये 10 जो है वो ब्रॉड गेज रेलवे इंजन दिया था। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये याद रखिएगा, ये बेसिकली जो आयोजित किया जाएगा वो 2022 वाला, ये नवंबर में आयोजित किया जाएगा। और कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? गोवा में। ये नॉर्मली गोवा में ही होता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगर गोवा, अभी तक तो मैंने देखा है कि गोवा में ही होता है ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ठीक है, गोवा में ही होता है, याद रखिएगा। हाल ही में किसने वित्तीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति 2020 से 25 जारी किया है? कहने का मतलब ये हाल ही में नहीं है, लेकिन यह है कि ये करंट का ही पार्ट है, तो आप इसको मान सकते हैं, ठीक है। तो इसमें रिज़र्व बैंक ने, आरबीआई ने बेसिकली वित्तीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक महोत्सव, मतलब एक शुरू किया था, ठीक है। वो आप कह सकते हैं महोत्सव नहीं, ये शिक्षा रणनीति ये दी है, ठीक है, 2020 से लेकर 25 तक उसको ये शुरुआत किया गया। वित्तीय शिक्षा पर पहली रणनीति 2013 में आई थी, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये तो दूसरी है इसका मतलब, ठीक है, ये सेकंड है। पहली कब आई थी ये भी ध्यान रखिएगा, 2013 में आई थी, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हाल ही में किसने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन हब की स्थापना की है? तो इनोवेशन हब ये आरबीआई ने ही मतलब इसको बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन हब की शुरुआत की है, आरबीआई एच करके ये हब करके है। और ये पहला जो इसका वो खोला गया है सेंटर, वो कहाँ खोला गया है? तो ये बेंगलुरु में खोला गया है, याद रखिएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा भी गया है ये प्रश्न, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये आपके डॉक्टर पी सिंह कुमार जोशी, ये कुछ नाम थोड़ा सा लिखा हुआ है, मतलब मुझे लग रहा है कि प्रवीण कुमार जोशी, ऐसे पी के जोशी करके हैं, ठीक है। तो ये नाम थोड़ा मैं एक मिनट कंफर्म कर लेता हूँ, ठीक है। इसमें ऑप्शन गलत है, ये बेसिकली ये जो जोशी थे, प्रदीप कुमार जोशी, ये सिंह नहीं होगा। इनको सक्सेड करके अभी जो नियुक्ति हुई है वो मनोज सोनी की हुई है, ठीक है, याद रखिएगा ये, ठीक है, नाम याद रखिएगा, ये मनोज सोनी बने हैं चेयरपर्सन, ठीक, यूपीएससी के, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस वर्ष 2022 में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो या यूपीएससी, यूपीपीसीएस, कहीं कोई सा भी, किसी भी स्टेट का पीएससी का एग्ज़ाम हो, इन सब, ये सब जो महत्वपूर्ण आंदोलन है, गांधी जी के 3 महत्वपूर्ण आंदोलन हैं, उससे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, उनको आप तैयार करके रखिए। वो मेंस में भी महत्वपूर्ण है और प्री के लिहाज से। देखिए एक मैं सीरीज लेकर आऊँगा जिसमें गांधी जी के जो तीनों ये महत्वपूर्ण आंदोलन है ना, प्री और मेंस दोनों के हिसाब से जो है मैं उसको कवर करवा दूंगा, कि उससे कोई सा भी प्रश्न आएगा, प्री से आए, मेन से आए, आपका कहीं से भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसमें जो है 2022 में ये 80वीं जो है मनाई गई थी इसकी वर्षगांठ। और ये शुरुआत, देखिए इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये 8 अगस्त 1942 को, ये मतलब गांधी जी ने इसको ग्वालियर टैंक जो बम्बई में है वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, मतलब 9 अगस्त मान के चलिए, ठीक है। 8 अगस्त को पारित हुआ था कांग्रेस उसमें। तो ये 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन तब से वहीं से शुरुआत हुआ। इसी में गांधी जी ने
करो या मरो का नारा भी दिया था, याद रखिएगा, ठीक है। और ये आंदोलन स्वतः स्फूर्त था, मतलब इसमें क्या हुआ, जैसे ही गांधी जी ने ये अनाउंस किया, मतलब कांग्रेस ने ये अनाउंस किया और गांधी जी के माध्यम से कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने जा रहा है, जैसे ही ये अनाउंस हुआ, जितने भी महत्वपूर्ण बड़े बड़े नेता थे कांग्रेस के उस समय के, उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी हो गए, जवाहरलाल नेहरू और ये मतलब पटेल जी, जितने भी लोग थे बड़े बड़े नेता, मतलब जो दिग्गज उस समय के, उनको सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। जो अन्य जो नेता थे, जो क्रांतिकारी नेता या जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन लोगों ने फिर ये मतलब कोई अंडरग्राउंड होकर किसी तरीके से, मतलब अलग अलग तरीके से लोगों ने इसको आगे बढ़ाया। और जनता जो है स्वयं, मतलब जो उस समय की तत्कालीन जो मतलब जनता थी, वो स्वयं जो है वो स्वतः स्फूर्त इस आंदोलन को लेकर के आगे बढ़ती चली गई, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। अरुणोदय योजना का संबंध किससे है? अरुणोदय योजना का संबंध किससे है? तो ये असम सरकार की एक योजना है, ये शुरू की गई योजना है ये, ठीक है। असम सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है। इसमें क्या है, कुछ मतलब जो बीपीएल या कुछ जो ये परिवार हैं, उनको कुछ मतलब दिया जाएगा पैसा वैसा, ठीक है। 830 रुपये कुछ प्रति माह ऐसे करके है, उसमें वो दिया जाएगा उनको, ठीक है। हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 का परिणाम जारी हुआ। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये स्वच्छ सर्वेक्षण जो जारी करता है वो कौन करता है ये भी याद रखिएगा। कौन सा संस्करण था ये 2022 में, वो भी याद रखिएगा। तो इसका संस्करण भी याद रखिएगा। ये सब प्रश्न हैं, ये सब जान लीजिए, ये सब प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो कौन जारी करता है इसको? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स वाले जारी करते हैं, ठीक है। और ये संस्करण कौन सा था? तो ये 6वां संस्करण था इसका, यानी कि 2016 में ये जो है ये शुरुआत हुई थी इसकी, याद रखिएगा। ये भी कब शुरुआत हुई थी उसकी, ये भी ध्यान रखिएगा। अभी इसमें टॉप किसने किया है? तो इंदौर है, जो कि बहुत दिनों से मतलब चल ही रहा है ये टॉप पे, ठीक है। उसके बाद सूरत है, फिर नवी मुंबई है ये, फिर विजयवाड़ा, मतलब ये इसका क्रम है। सूरत दूसरे नंबर पे, नवी मुंबई तीसरे नंबर पे। तो ये चीज़ याद रखिएगा। हाल ही में जारी अटल रैंकिंग जो है वो, अटल रैंकिंग जो NIRF रैंकिंग है वो, उसी को बोलते हैं अटल रैंकिंग, ठीक है। ये आपके इसके शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। शिक्षण संस्थानों के जो हैं IITs, बेसिकली जो IITs हैं और IIM, मतलब ये सब अलग अलग क्षेत्रों में, 11 क्षेत्रों में ये जारी किए जाते हैं, ठीक है। मतलब 1-2 नहीं है, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ याद रखिएगा। इसमें रैंकिंग में कौन पहले स्थान पर रहा? तो IIT मद्रास जो है ये पिछले 2-3 वर्षों से ये टॉप पे चल रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। 2021 में 20 में भी ये टॉप पे ही था, ठीक है। उसके बाद दिल्ली आता है, मुंबई, फिर कानपुर। ये जो जैसे क्रम लिखा हुआ है वैसे ही है ये 2022 वाले में भी, तो याद रखिएगा इसको, ठीक है। हो सकता है कि पूछ लिया जाए। IIT कानपुर UPPSC के लिए महत्वपूर्ण है, 4थे नंबर पे है, ये भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे जो है वो किस उस पे नदी पे बनाया गया? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है ये, 1.82 किलोमीटर है, इसकी लंबाई भी याद रखिएगा, क्या पता पूछ ले, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको, ब्रह्मपुत्र पे है, ध्यान रखिएगा, ठीक। भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताना है आपको संप्रभुता के संबंध में। मैंने ये सब वर्ड बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया हुआ है, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है पॉलिटी की, भारतीय राज्य व्यवस्था की, उसको आप देख सकते हैं। देखिए, इसमें संप्रभुता के बारे में बोला गया है कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। तो ठीक है, राष्ट्रमंडल का सदस्य है, ठीक है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं कम होती, ठीक है। तो इसमें से जो पूछा गया है सही उत्तर चुनना है, तो इसमें सही उत्तर बस एक ही है, केवल एक। इससे संप्रभुता इसकी नहीं कम होती है। भारत किसी भी मामले में किसी भी तरीके से बाह्य देशों के या बाह्य शक्तियों के प्रभाव में नहीं आता है। आपने देखा होगा अभी बहुत सारे, मतलब हमेशा से ही, जब से भारत आज़ाद हुआ है, वो संप्रभु है, ठीक है। संप्रभु का मतलब ही यही होता है कि अपनी बाह्य और आंतरिक नीतियों में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का अधिकार, तब वो क्या होता है, एकदम स्वतंत्र, मतलब संप्रभु होता है, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज़ को। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? तो भारत में जो राजनीतिक सत्ता का जो प्रमुख स्रोत है
मैंने इससे पहले भी मैंने बताया था कि आप जो अपने ये पढ़ाया था ना मैंने, प्रस्तावना वाला, तो सत्ता का जो प्रमुख स्रोत, ठीक है, देखिए सत्ता का जो प्रमुख स्रोत है, अब इसमें क्या है, थोड़ा सा आप डाउट आ सकते हैं यहाँ पे। अगर ये लिखा जाता कि राजनीतिक सत्ता का जो शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है, तो शक्ति प्राप्त होती है जनता से। और राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत, अब आप इसको संविधान भी मान सकते हैं, जनता भी मान सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ यहाँ जनता ही मानिए, क्योंकि जनता ही है जो कि आपको शक्ति देती है, ठीक है, तो वो याद रखिएगा, ठीक। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है, तो आपने पढ़ा होगा, उसमें नहीं पढ़ा है तो याद रखिएगा। संसदीय जो व्यवस्था है उसको अपनाया गया है, कहाँ से अपनाया गया है, संसदात्मक व्यवस्था जो है वो अपनाई गई है, तो कहाँ से, और ये कहाँ से प्रभावित है, तो आप ये भी याद रखिएगा, संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है, तो ब्रिटेन से ही ली गई है। जो विशेषताएं हैं वो भी मैंने पढ़ाया है, आप देख सकते हैं उसको, ताबड़तोड़ रिवीजन में भी मैंने कराया हुआ है, उसकी प्लेलिस्ट है, और पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था वाले में भी मैंने करवाया हुआ है, तो दोनों देख लीजिएगा। भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं? देखिए भारतीय संघीय व्यवस्था जो है उसमें एकात्मक और संघीय मतलब दोनों तरीके के जो वो पाए जाते हैं, लक्षण पाए जाते हैं। यानी एकात्मक का मतलब क्या हुआ? एकात्मक का मतलब ये हुआ कि लिखित संविधान, कठोर संविधान, राज्यपाल की नियुक्ति, संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। अब ये मैं ऑप्शन बता रहा हूँ, ठीक है। राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, संवैधानिक संकट, जो मतलब आपातकाल वाला वो चीज़ है ना, तो इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं। तो देखिए इसमें से, देखिए इसमें याद रखिएगा संघीय लक्षण और एकात्मक लक्षण। एकात्मक लक्षण में कौन कौन से आते हैं वो याद रखिएगा। देखिए सशक्त केंद्र, एक संविधान, एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन, तो यानी कि देखिए इसमें कठोर संविधान दिया है, दैट मीन्स वो संघीय का लक्षण हो गया। तो इसमें से एकात्मक पूछा है तो इसको काट दीजिए आप, ठीक है। एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, ठीक है। अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन प्रावधान, यानी इसमें लिखित जो संविधान है वो भी आपका संघीय वाले में आता है, ठीक है। तो दो, ये जो पहले और दूसरा वाला हो गया ये संघीय लक्षण हो गया। बाकी ये राज्यपाल की नियुक्ति हो गया, संविधान की ये हो गया संविधान की सर्वोच्चता, ये भी संविधान की सर्वोच्चता, ये भी संघीय लक्षण हो गया, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, संविधान की सर्वोच्चता यानी कि ये भी हट गया। तो आपका ऑप्शन देखिए पहला, दूसरा और चौथा ये गलत हो गया, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा किसी में इसमें है कहीं, सब में पहला दूसरा है, यानी कि इसका मतलब ये इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इनमें से कोई नहीं इन द सेंस का मतलब हुआ ये ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होगा। बेसिकली ये थोड़ा सा ऑप्शन वो बनाने में गड़बड़ हुआ है, अदरवाइज़ ये आप, मैं बता दे रहा हूँ, आप उसको समझ लीजिए। देखिए एकात्मक लक्षण में सुनिए आप कौन कौन सा आता है एकात्मक लक्षण में, तो उसमें एक सशक्त केंद्र, एक संविधान, एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन प्रावधान, ये क्या है? ये सब एकात्मक लक्षण है। संघीय लक्षण क्या है? जैसे दो सरकारें हो गई, ठीक है, दो सरकारें, शक्तियों का विभाजन हो गया, लिखित संविधान हो गया, संविधान की सर्वोच्चता हो गई, संविधान की कठोरता हो गई, स्वतंत्र न्यायपालिका हो गया, ठीक है, द्विसदनीयता हो गई। ये सब क्या है? ये संघीय लक्षण है, ठीक है। संविधान का लचीलापन एकात्मक में आता है, लेकिन संविधान की कठोरता क्या होता है? वो संघीय लक्षण में। तो ये लक्षण याद रखिएगा, इनसे प्रश्न हमेशा बनते हैं, ठीक है। देखिए अब सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और नीचे कूट दिया हुआ है, तो एक बार पहले इधर देख लीजिए फिर कूट देख लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें। देखिए अनुच्छेद 356 क्या है और अनुच्छेद 252 क्या है, 263 क्या है और 352 क्या है। देखिए 352 और 356 ये किससे संबंधित है? आपातकाल से। तो कौन सा आपात में भी कौन सा है? एक तो राष्ट्रीय आपातकाल होता है, ठीक है, और एक राज्यों में जब संवैधानिक स्थिति मतलब बिगड़ जाए, यानी वहाँ पर फेल्योर हो जाए, तो उसमें राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, वो हो गया। तो वो क्या है? वो राष्ट्रपति शासन की बात करता है। और जो राष्ट्रीय आपात की बात करता है वो 352 की बात करता है। आपातकाल पे एक मैंने बहुत बेहतरीन लेक्चर वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप देख लेंगे तो किसी भी तरीके का प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। देखिए 263 के अंतर्गत जो आता है अनुच्छेद, उसमें क्या आता है? अंतर्राज्यीय परिषदें आती हैं, ठीक है,
ये चीज़ याद रखिएगा। 263 में अंतर्राज्यीय परिषदें आती हैं और 252 क्या है, वो अंतर्राज्यीय जल विवाद। ये बेसिकली ये 252 नहीं होना चाहिए, ये 262 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसमें प्रिंटिंग में गलत हो गया, तो इसको आप 262 कर लीजिएगा, क्योंकि उससे फिर वो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है, नहीं तो वो गड़बड़ हो जाएगा सब। याद रखिएगा इस चीज़ को, 262 है वो, ठीक। और ये तो इसके हिसाब से अगर देखेंगे इसमें तो कौन सा सही होगा आपका, ये बी वाला सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत चला जाता है। तो देखिए महाभियोग और उनकी नियुक्ति, इनके बारे में मैंने एक अभी लेटेस्ट में ही जुलाई अगस्त में शायद मैंने एक वीडियो डाला था, वो देख लीजिएगा। सारी चीज़ें मैंने उसमें डिस्कस की हैं, बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया हुआ है। उनका चुनाव कैसे होता है, क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है कैसे। और मज़े की बात देखिए कि वही उसका प्रश्न मतलब मेंस में, यूपी पीसीएस मेंस जो अभी इस बार दिया है उसमें भी वो प्रश्न आया था इन द सेंस कि आया था कि भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति जो है वो नियुक्ति प्रक्रिया पर आप चर्चा कीजिए। तो वो सारी चीज़ें आपको लिखनी होती हैं, तो वो सब मैंने उसमें बहुत डिटेल से बताया है, पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। तो देखिए ये महाभियोग जो है वो 61 में दिया हुआ है, उसके तहत चला जाता है। देखिए महाभियोग के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। महाभियोग में क्या होता है, जैसे भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके ऊपर जो महाभियोग लगाया जाता है, वो महाभियोग संविधान का उल्लंघन जब करते हैं तभी लगाया जाता है। जो संवैधानिक प्रावधान है या उस सब का उल्लंघन अगर करते हैं तभी लगाया जाता है। जबकि अमेरिका वगैरह में जो महाभियोग का प्रावधान है, वो अगर वो लोग कहीं जैसे कुछ करप्शन या कदाचार या इन सब चीज़ों में संलिप्त पाए गए तो भी उनके ऊपर महाभियोग चलाया जाता है। आप कुछ दिन पहले ही देखा होगा, जब डोनाल्ड ट्रंप थे, तो उनके ऊपर महाभियोग लगाया गया था, ठीक है। उनके ऊपर मुझे लग रहा है 2 बार लगाया गया था महाभियोग। तो ये सारी चीज़ें हैं, याद रखिएगा आप। मैंने ये बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं, जो एक्सप्लेनेशन किया है, जो चीज़ें मैंने व्याख्यायित कर दी हैं प्रश्न, वो उनसे भी प्रश्न बन सकते हैं, तो उनको भी आप वीडियो को 1 बार 2 बार देख के रिवाइज़ कर लीजिएगा, ताकि आपको वो प्रश्न याद रहें। लिख कर रिवाइज़ करेंगे, लिख लीजिए, उससे भी आपको बहुत अच्छा, मतलब आपका एक क्वेश्चन बैंक तैयार होता रहेगा। किसी भी तरीके का प्रश्न कहीं भी आएगा तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज मेरे हिसाब से कुछ हल्के प्रश्न भी थे और कुछ थोड़ा सा भारी प्रश्न भी थे। तो इसी तरीके से मिक्स टाइप के प्रश्नों की जो है श्रृंखला चलती रहेगी। आप लोग यूं ही जो है अपना प्यार और सम्मान देते रहिए, ठीक है। चैनल को आगे बढ़ाते रहिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। और ये सीरीज़ आपको इसी तरीके से मिलती रहेगी। पीडीएफ वगैरह ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दीपावली आ रही है, ठीक है, आज धनतेरस है, परसों दीपावली है, तो आप लोग अच्छे से मनाइए दीपावली, बढ़िया धूमधाम से मनाइए। उसके बाद जो है आप पढ़ाई पे फिर से लग जाइएगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।